हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कौन से टॉपिक को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी इसके पहले की जो लेक्चर वीडियोस हैं उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसे कि क्या क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था मेंडलिज्म, आफ्टर दैट हमने पढ़ा था नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, देन हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी बातें हो गई इनहेरिटेंस के बारे में। फिर हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशन, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर करे। अब आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको पता है यूनिट जेनेटिक्स चल रही है, आपने जेनेटिक्स के बारे में अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपको हो गई है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ये सब बातें अब आप सीख चुके हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ डिजीज हैं, ठीक है, कुछ बीमारियां हैं, तो वो क्या होते हैं, क्या बोलोगे आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिफाइन कैसे करोगे? द डिजीज विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कोई एक ऐसा डिजीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। या फिर जीन के लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल पे कुछ म्यूटेशन हुआ जिसके कारण फिनोटाइप में चेंज आया, तो इट विल लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम। तो मैंने आपको यही चीज बताई ना, या तो जीन्स के ऊपर और या तो क्रोमोसोम के ऊपर। आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि क्रोमोसोम जो होता है इट इज अ व्हीकल, गाड़ी है। क्रोमोसोम क्या है? गाड़ी है। और उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर कौन है? उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है जीन, ठीक है। तो जीन या फिर क्रोमोसोम, दोनों में से किसी पे भी अगर कुछ गड़बड़ीज हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हैं, उन डिसऑर्डर्स को, उन बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है दो में। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, पहले मेंडेलियन और दूसरे हमारे क्रोमोसोमल। अब सुनो मेरी बात, मेंडल ने क्या टर्म दिया था? वो क्या चीज़ होती है जो हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है विदाउट एनी चेंजेस? वेरी गुड, फैक्टर। मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। मेंडल ने जीन नहीं बोला था, फैक्टर बोला था मेंडल ने। वो जीन है ये आगे चल के पता चला था। तो मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं किसके डिसऑर्डर्स हो गए? जीन के डिसऑर्डर्स हो गए। किसी जीन, सिंगल जीन पे कुछ डिसऑर्डर हुआ है, कुछ म्यूटेशन हुआ है, वो वाले डिसऑर्डर्स कहलाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और उसमें आपके सिलेबस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? हीमोफीलिया सबसे पहले कौन सा है? हीमोफीलिया नंबर 1, देन सिकल सेल एनीमिया नंबर 2, देन उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस नंबर 3, देन फिनाइल कीटोनूरिया नंबर 4, उसके बाद में थैलेसीमिया नंबर 5 एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस नंबर 6। These 6 are the genetic disorder. But कौन से genetic disorders? These 6 are the Mendelian genetic disorders. Mendelian है मतलब कि किसमें यहाँ पे कुछ भी म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन आने वाला है? सिंगल जीन पर। किस पे चेंज आने वाला है? सिंगल जीन पे। तो these are the examples of Mendelian disorders. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इस साइड देखो, तो इस साइड क्या है? इस साइड पे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब की बार जो चेंजेस हैं वो किस में आने वाले हैं? क्रोमोसोम में आने वाले हैं, क्रोमोसोम के नंबर में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आते हैं तो वो हो जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और उसके एग्जांपल्स होते हैं डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है लिन-फिल्टर सिंड्रोम एंड तीसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो डिजीज आपकी आंखों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, आपको इन्हीं डिसऑर्डर्स को अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। और आपके सिलेबस में इतने ही डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आपको डिटेल में देखना है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। चलिए देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। तो ये बात अभी आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर किसी सिंगल जीन में कोई भी चेंजेस आ जा रहे हैं, अल्ट्रेशन आ जा रहा है, म्यूटेशन आ जा रहा है, वो क्या कहलाता है? वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो एग्जाम्पल होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ठीक है।
उसके बाद हम उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल देख लिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एटसेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, दीस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। आगे देखो, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो कोई सी भी फैमिली में कौन सा डिजीज है नहीं है किससे पता चलता था, पेडिग्री एनालिसिस। जनरेशन वाइज स्टडी किसी भी फैमिली की, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जिसमें कई सिंबल्स होते थे, यूज करते थे हम उनको, वो कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। तो वैसे ही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी एक तरह की डिसऑर्डर्स हैं, बीमारी हैं। तो अगर आपको किसी फैमिली में ट्रेस करना है कोई सा भी डिजीज, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, आप पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से वो डिजीजेस ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, ट्रेस कर सकते हो। आगे अब हम देखते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं जो ये वेरियस डिजीज इंक्लूड हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, उनकी क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं। उसके पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं, सिंगल जीन अल्ट्रेशन जो है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और वो रिसेसिव भी हो सकते हैं। डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, आपको ये पता है, जो जीन खुद को एक्सप्रेस कर ले दैट इज डोमिनेंट, और जो दूसरे की डोमिनेंसी के कारण खुद सप्रेस हो गई दैट इज द रिसेसिव, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाई। Pedigree analysis helps to understand whether the trait is dominant or recessive. तो pedigree analysis वाली वीडियो में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि आपको ये चार्ट देके कैसे फील होगा, कैसे पता चलेगा कि कोई डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो मैंने क्या सिखाई थी, ट्रिक क्या थी, अगर हर जनरेशन में अफेक्टेड है, अगर हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली द ट्रेट, द पेडिग्री चार्ट इज ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर हर जनरेशन में आपको नहीं दिख रहे हैं डिफेक्टेड पीपल, डिफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स नहीं है ऑफस्प्रिंग्स, तो क्या होगा, मतलब वो है रेसेसिव का ट्रेट, वो रेसेसिव वाले कैरेक्टर का हमारा पेडिग्री चार्ट है। अब जैसे अगर हम इस वाले चार्ट में देखें, फर्स्ट जनरेशन में भी है अफेक्टेड, सेकेंड जनरेशन में भी अफेक्टेड है, और यहाँ थर्ड जनरेशन में भी अफेक्टेड है। ये फर्स्ट हो गई ऊपर, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो मतलब तीनों में अफेक्टेड है, इसीलिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, एग्जाम्पल माइटोनिक डिस्ट्रोफी। और अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड नहीं है, लेकिन सेकेंड और थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है, तो देयरफॉर इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेसेसिव ट्रेट दैट इज सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो मतलब इन शॉर्ट कोई से भी डिसऑर्डर्स हो, पेडिग्री एनालिसिस से आप क्या है वो डिजीज, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आगे और अब देखते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को बोला जाता है रॉयल डिजीज। अब इसे रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है, जो क्वीन विक्टोरिया है वो इस डिजीज की कैरियर थी, उनको ये डिजीज था। अब उसके कैरियर होने के कारण उनकी फैमिली में कई सारे अफेक्टेड लोग देखे गए हीमोफीलिया से। तो हीमोफीलिया क्या होता है, अब देखो हीमोफीलिया जो है वो किसके अंडर आता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। किसका एग्जाम्पल है वो, मेंडेलियन होते हैं और दूसरे हमारे क्रोमोसोमल होते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, मेंडेलियन। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं ये फर्दर देखो कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हमारे ऑटोजोमल हो सकते हैं, ऑटोजोमल हो सकते हैं, और या तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। तो सेक्स लिंक में भी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हो सकते हैं। तो या तो ये ऑटोजोमल होते हैं और या तो एक्स लिंक्ड होते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में इट कुड बी ऑटोजोमल और इट कुड बी एक्स लिंक्ड। और फर्दर ऑटोजोमल में क्या हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। ऑटोजोमल में फर्दर क्या हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। और सिमिलरली एक्स लिंक्ड में भी क्या हो सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो अब जो आप डिजीज पढ़ोगे वेरियस, आप उसमें यही देखोगे, जैसे उसमें लिखा रहेगा इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो आपको क्या समझ में आएगा, ये बीमारी कौन से वाले क्रोमोसोम के जीन पे होने वाली है, ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम पे कोई एक जीन प्रेजेंट है उस पे होने वाली है, बट इट इज रिसेसिव। तो आपको इन बातों से ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को चाहें तो नोट कर लो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल हो सकते हैं और एक्स लिंक्ड हो सकते हैं। इसको एक्स लिंक्ड मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो, ये एक्स लिंक्ड हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड, और एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट रिसेसिव हो सकते हैं और हमारे ऑटोसोमल लिंक्ड में भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब अगर ये आपको समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कैसा डिजीज होता है ये, इट इज अ सेक्स लिंक्ड लिखा है ना यहाँ पे, बिकॉज इट इज एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है एंड इट इज अ रिसेसिव डिजीज। तो हीमोफीलिया किस टाइप का डिजीज हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है,
होता क्या है इस बीमारी में, इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। देखो हम, आपको चोट लगती है, आप गिरते हो, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, सपोज आपके जॉइंट में यहाँ पे चोट लग गई आपको अपने एल्बो पे, अब क्या होगा, आप छिल गए, ब्लीडिंग हो रही है, अब क्या ब्लीडिंग होती ही जाती है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती ही जा रही है, होती जा रही है, नो। सपोज आप गिरे, 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है, धीरे धीरे करके वहाँ पे ब्लड नहीं आता, आप बोलते हो कि चलो ठीक है ब्लीडिंग नहीं हो रही। क्यों रुक जाती है ब्लीडिंग? बिकॉज हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो ब्लड को क्लॉट करता है। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, क्लास 11th में, है ना। तो ब्लड को क्लॉट करने का काम होता है ताकि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ना हो। अब ये जो क्लॉटिंग वाला मैकेनिज्म रहता है, इसमें 13 फैक्टर्स काम करते हैं। कितने फैक्टर बोला मैंने? 13। तो जैसे पहले फैक्टर 1 ने काम करा, 1 ने फिर 2 को एक्टिवेट करा, 2 ने 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 13 पूरे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। अब हीमोफीलिया वाली जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है, ये जो पूरा 13 एंजाइम से मिलके क्लॉटिंग मैकेनिज्म बना है, उसमें से किसी एक एंजाइम को अफेक्ट कर देती है ये बीमारी हीमोफीलिया। तो आप सोचो क्या अच्छे से नहीं हो पाएगा? ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अगर किसी को हीमोफीलिया है और उसे चोट लग गई तो फिर ब्लीडिंग होती ही जाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म था उसमें एक जीन अफेक्ट हो गई है और वो प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है। समझ में आ गई आपको बात? हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया में क्या होता है, इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, ब्लड क्लॉट करवाने वाला एक प्रोटीन अफेक्ट हो गया है। अ सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, एक छोटी सी चोट लगी और ब्लीडिंग हो जा रही है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील कैपिटल H एंड स्मॉल h। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हीमोफीलिया है उसको कौन सी दो, एक जीन है उसकी कौन सी दो एलील कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, H कैपिटल H एंड स्मॉल h, ठीक है। कैपिटल H इज नॉर्मल एलील, ये एकदम नॉर्मल है, अगर किसी में कैपिटल H है तो दैट इज वेरी नॉर्मल, एंड स्मॉल h है अगर तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया। तो स्मॉल h है तो इट इज अफेक्टेड, और अगर कैपिटल H है तो इट इज कम्प्लीटली ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके, एंड इट इज ऑल्सो रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव है ये, है ना। क्लियर हो गई ये चीज? अब अगर हम बात करेंगे किसी में XH है, कैपिटल H वाला है, दोनों X क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, कौन से जीन का एलील है, H और H दोनों कैपिटल H के हैं, तो पर्सन विल बी नॉर्मल फीमेल रहेगी। X जो है एक पे कैपिटल H है और दूसरे पे स्मॉल h है, तो आप इन्हें क्या बोलोगे? फीमेल है, ठीक है, XX है, लेकिन क्या ये अफेक्टेड होंगे? नो, दे विल बी heterozygous female and they will be carrier, they will behave as carrier, because क्या है ये बीमारी, this is a recessive trait, dominant नहीं है, तो इसलिए जब अगर सिंगल स्मॉल h प्रेजेंट है तो ये फीमेल कैसी होगी, रेसेसिव होगी, और मतलब रेसेसिव तो शी विल बी अ कैरियर, वो हीमोफीलिया के लिए कैरियर होगी, अफेक्टेड वो हीमोफीलिया से नहीं होगी। थर्ड बात करो, देखो X है और दोनों पे स्मॉल h है, तो X पे जब दोनों पे स्मॉल h है तो ये कैसी है, ये अफेक्टेड हीमोफिलिक फीमेल हो जाएंगी। फोर्थ देखो, X जो है उस पे कैपिटल H और Y है, तो ये कैसा मेल होगा, एग्जैक्ट नॉर्मल, एकदम नॉर्मल मेल होगा। और अगर X है और उस पर स्मॉल h और Y है, मतलब मेल है, लेकिन उसमें जो H वाला एलील है वो कौन सा है, स्मॉल h वाला, तो ये मेल कैसा होगा, हीमोफिलिक मेल। कैसा होगा, हीमोफिलिक मेल। तो मेल्स के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि फीमेल्स की? ऑब्वियस सी बात है, मेल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल कुड बी कैरियर, बट मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। मेल अगर होगा तो नॉर्मल होगा या तो अफेक्टेड होगा, बीच में कैरियर जैसी सिचुएशन मेल्स में पॉसिबल नहीं है। कैरियर कौन हो सकती है, ओनली एंड ओनली फीमेल्स। तो फीमेल्स अफेक्टेड भी हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकती हैं, और नॉर्मल तो हो ही सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये था एवरीथिंग अबाउट हीमोफीलिया। समझ में आया होगा आपको, इजी है। ओके, अब आगे इन फीमेल्स हीमोफीलिया इज वेरी रेयर, है ना, वही बात होगी ना, फीमेल्स में हीमोफीलिया इज वेरी रेयर बिकॉज इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज एट लीस्ट कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक, अनवायबल एट लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। अब देखो, फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए, मतलब फीमेल के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम हैं उन पे दोनों पे स्मॉल h हो, ये वाली कंडीशन होने के लिए इस वाली फीमेल की जो मदर है उसको एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, कैरियर। और इस फीमेल के जो फादर है उनको होना पड़ेगा हीमोफिलिक। क्या होना पड़ेगा, हीमोफिलिक।
तब जाके इसको बीमारी होगी, तब ये अफेक्ट होगी। तो इसलिए फीमेल्स में ये बीमारी होना बहुत ही रेयर हो जाता है। फीमेल्स जनरली क्या होती हैं, हीमोफीलिया के लिए कैरियर होती हैं, और मेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन अब ये ऐसा पॉसिबिलिटी इतनी कम क्यों है? क्योंकि जो हीमोफिलिक मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर करके वो ज़्यादा उनकी लाइफ होती ही नहीं है, वो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मेनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, इसलिए उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनको हीमोफीलिया है। ठीक है, ये उनका पेडिग्री एनालिसिस है उनकी फैमिली का, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हीमोफीलिया जिसको होने के ज़्यादा चांसेस है वो कौन है? मेल्स। फीमेल ज़्यादातर क्या होती है? फीमेल ज़्यादातर कैरियर होती हैं। और अफेक्टेड क्यों नहीं हो सकती? तो उसका रीज़न ये है कि उसके लिए मदर को एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? कैरियर, और फादर को होना पड़ेगा 100% अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव। चलिए आगे अब हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने हीमोफीलिया पढ़ लिया, पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम दूसरा देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट इज अ सेक्स लिंक्ड, इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर था, और हमारा जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी कैसा है? ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब होता क्या है? ड्यू टू डिफेक्ट आइदर इन रेड और ग्रीन कोन। अब हमारी आईज जो होती हैं, हमारी आईज में दो सेल्स होती हैं जो हमारे लिए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। क्या बोलते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन से वाले विजन के लिए? नॉक्टर्नल, नाइट वाले, डार्क लाइट, डार्क में। और जो कोन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, डे लाइट विजन। अब होता क्या है इस बीमारी में, कलर ब्लाइंडनेस में, ये रेड या फिर ग्रीन वाला जो कोन सेल्स होती हैं आपके आईज में, रेटिना में, वो हो जाती हैं खराब, उसकी बनाने वो जीन ही हो गई खराब। तो अब पर्सन को ग्रीन और रेड और ये सब कलर नहीं दिखते, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कलर्स के बीच में, है ना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इट रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। वही बात है ना जो मैंने अभी हिंदी में बोली, यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम। तब आपको यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि जो ये जीन्स होती हैं कलर दिखने वाली, कौन से क्रोमोसोम पे है? एक्स। और एक्स क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन आ गया तो क्या हो गया? वो जीन खराब हो गई। तो अब लो आपको दिखना ही बंद हो गया, ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस समझना ही बंद हो गया। ये बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब क्या? इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल। दिस इज ड्यू टू जीन्स आर एक्स लिंक्ड। अब जो मेल्स अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से वो रहते हैं कितना? 8%, और जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं 0.4% ऑफ फीमेल्स। दिस इज ड्यू टू जीन्स आर एक्स लिंक्ड, क्योंकि ये बीमारी भी एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, इसलिए किसके अफेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं? मेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन फीमेल्स। क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो मे बी दे कुड बी कैरियर ऑल्सो, बट मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर वो कैरियर वाले से भी आया, मदर से भी आया, तो वो मेल सीधे अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा चार्ट होता है जिससे पता लगाते हैं कि इफ ही और शी इज कलर ब्लाइंड और नॉट। तो ये क्या होता है? एक बैकग्राउंड है रेड कलर का और उस पर ग्रीन डॉट से एक नंबर लिख देते हैं। इफ द नंबर इज विजिबल तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, और अगर वो नंबर रीड नहीं कर पाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि कलर ब्लाइंड है। तो आप अब चेक कर लीजिए आप हैं कि नहीं, आपको इसमें नंबर दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब क्यों आपको इसमें क्या नंबर दिख रहा है। ठीक है, कैन यू रीड द नंबर इन दिस फिगर? इफ नो यू मे हैव कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो उन्होंने पहले ही बता दिया, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ये नंबर क्या लिखा हुआ है रेड बैकग्राउंड के बीच में जो ग्रीन से लिखा हुआ है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो गो एंड इमीडिएटली गेट योरसेल्फ चेक्ड। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी, है ना, कलर ब्लाइंडनेस। अब आगे देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट, कैपिटल C, एंड रिसेसिव एलील स्मॉल c causes color blindness। तो सेम वही दो एलील्स हैं, कैपिटल C इज नॉर्मल, स्मॉल c ऐसी है रिसेसिव, है ना, और जो कि कैसी है वो है कलर ब्लाइंड वाली। द सन ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन कैरियर XC हैज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अब कोई फीमेल है ना, उसमें XC और XC है, कोई एक वुमेन है जो क्या है? कलर ब्लाइंड है, तो उसके क्या चांसेस है कि उसका बेटा कलर ब्लाइंड हो? उसका बेटा कलर ब्लाइंड हो, उसके 100% चांस हो गए। लेकिन अगर फीमेल कैरियर है, ऐसा कुछ है, एक X कैपिटल C है और एक X स्मॉल c है, तो अगर ये वाली फीमेल है तो इसके क्या चांसेस है कि इसके बेटा जो होगा वो
अफेक्टेड होगा, इसके 50% चांसेस हैं, क्योंकि या तो ये वाला एक्स जाएगा या तो ये वाला जाएगा। अगर ये वाला एक्स गया तो बेटा नॉर्मल होगा, ये वाला एक्स चला गया तो बेटा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो 50% चांस है कि बेटा कलर ब्लाइंड होगा या नहीं। A daughter will be colorblind only when her mother is at least a carrier and her father is colorblind. तो सेम जैसा हीमोफीलिया के साथ था, यहाँ पे भी वही है। फीमेल्स में कम चांसेस है। डॉटर, कोई अगर एक फीमेल है वो कलर ब्लाइंड कब होगी? जब एटलीस्ट उसकी मदर क्या हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसकी मदर कैरियर हो और उसका फादर कैसे हो, वो फादर कलर ब्लाइंड ही हो, तब जाके डॉटर जो होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया, अनदर मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। कैसा है ये? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अभी तक दो जो आपने पढ़े, हीमोफीलिया और कौन सा पढ़ा आपने, और आपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, तो ये दोनों कैसे थे? वो थे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट या डिसऑर्डर। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है ये कैसा है? इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर हेटेरोजाइगस फॉर द जीन। अब देखो, ये तो ठीक है, उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो सब ठीक है, लेकिन हो क्या जाता है सिकल सेल एनीमिया में? सुनिए ध्यान से। हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, वैसे आगे यहाँ पे होगा बट सुन लीजिए, हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो होती है बाय कॉन्केव शेप की। बालूशाही खाई होगी आप सभी ने, तो बालूशाही शेप की होती है हमारी जो नॉर्मल आरबीसी होती है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं। अब होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, पूरी हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, उसमें कोडिंग नॉर्मल सिचुएशन में रहती है GUG, और इसके आगे कुछ भी रहता होगा ATC समथिंग, और यहाँ पे भी मान लो ATC। ये नॉर्मल कोडिंग है किसकी? हीमोग्लोबिन की चेन की, प्रोटीन चेन है उसकी कोडिंग है। होता क्या है, ये जो GUG है ना, इसकी जगह ये हो जाता है GAG। क्या हो जाता है? GAG। GUG की जगह क्या हो जाता है? GAG। एक्चुअली ये हो जाता है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। जैसे ये हमारी आरबीसी का नॉर्मल शेप हो गया है ना, आरबीसी की नॉर्मल शेप हो गया, और बीटा की चेन है, बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, ATC GAG एंड ATC। अब ये जो GAG है ये चेंज हो जाता है इनटू GUG। क्या में चेंज हो गया? GAG टू GUG। एक ही जगह का आ गया U। कौन सा म्यूटेशन हुआ? पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया जो था वो पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल था। पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है इस वाली बीमारी में, जिसके कारण आरबीसी का शेप बदल जाता है। किस शेप की हो जाती है आरबीसी? सिकल शेप की हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोम से रिलेटेड है, ऑटोसोम से रेसेसिव है और रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर किसी पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होनी है सिकल सेल एनीमिया, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एटलीस्ट जब दोनों मदर और फादर क्या हो? डिजीज के लिए कैरियर हो। मदर और फादर दोनों डिजीज के लिए क्या हो? कैरियर। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि जो मेल्स होते हैं वो कैरियर नहीं होते, तो मैंने वो बात बोली थी किसके लिए? एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के लिए। ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल लिंक। तो ऑटोसोमल लिंक्ड में मेल और फीमेल दोनों ही कैरियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हेटेरोजाइगस होंगे अगर मेल और फीमेल दोनों, तब जाके उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा? तब जाके उनका ऑफस्प्रिंग जो होगा वो होगा सिकल सेल एनीमिक या फिर अफेक्टेड। जैसे अगर मेल पार्टनर जो है ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गई, फीमेल पार्टनर का क्रोमोसोम है सपोज कलर ब्लाइंड है, हम लोग ही सिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको लिख देती हूँ AS एंड A स्मॉल एस लिख दूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो ये वाला यूज़ कर देते हैं हम, HBA एंड HBS, और यहाँ भी है HBA एंड HBS। अब क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों हेटेरोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस। अगर ये SS वाली दोनों चीज़ें चली गई, ये और ये नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो वाला बच्चा क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। तो आपको यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में जो दोनों पेरेंट होते हैं उनको एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए, तब जाके उनका ऑफस्प्रिंग जो होगा वो अफेक्टेड होगा। ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ एलिल HBA एंड HBS।
तो HbA एंड HbS मिलके इस डिजीज को कंट्रोल करते हैं। एलिल कौन कौन सी है? HB एंड HbS। अब होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर HbA और HbA प्रेजेंट है, HbA और HbA, तो ये कैसी कंडीशन है? ये नॉर्मल कंडीशन है, दोनों एलिल नॉर्मल वाली हैं। A एलिल्स मीन नॉर्मल, ठीक है। और होमोजाइगस। दूसरा बात करते हैं हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में एक A है और एक S है, हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? कैरियर वाली कंडीशन हो गई, सिकल सेल ट्रेट की। लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, दे आर जस्ट द कैरियर। और लास्ट में अगर होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों HbS प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारे अफेक्टेड की। तो बिकॉज ये रेसेसिव ट्रेट है, इसीलिए जो दोनों एलिल्स हैं अगर वो प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, अफेक्टेड वाली, तभी जाके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ए वाली दोनों एलिल है तो नॉर्मल, एक ए और एक ऐसे तो कैरियर, दोनों ऐसे तो अफेक्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और बातें कुछ देखते हैं। The defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin। अब होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन की चेन है, सपोज है ना, ये देखो ये बनी हुई है, यहाँ पे ड्रॉन है एक हीमोग्लोबिन की चेन। तो हीमोग्लोबिन की चेन में सारे अमीनो एसिड हैं, वेलिन, हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटा, और ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड, एंड देन यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड। अब होता क्या है, ये नॉर्मल है, जो ऊपर चेन है ना, दिस इज नॉर्मल। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो 6th वाली पोजीशन है, 6th वाली पोजीशन पे इस ग्लूटामिक एसिड को हटाकर इसकी जगह ले लेता है दूसरा अमीनो एसिड जिसका नाम है वेलिन। क्या नाम है जिसका? वेलिन। तो होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, कौन सी चेन? बीटा चेन। बीटा चेन, अल्फा बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की। तो जो बीटा चेन होती है उस पर क्या होता है, बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको हटा के उसकी जगह कौन ले लेता है? वेलिन। कौन ले लेता है उसकी जगह? वेलिन। और ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ पे सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हुआ है, मतलब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। क्या हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम GAG टू GUG। यहाँ पे जो नॉर्मल कोई चेन थी, यहाँ पे हमारी ATCG, ATCUGAG है ना, फिर आगे सोन। तो ये कोई चेन प्रेजेंट थी, इस पे क्या हुआ, यहाँ पे 6th पोजीशन पे, अगर मान लो ये 6th पोजीशन है, इसमें यहाँ ए को हटा के इसकी जगह यू ने ले ली। किसने ले ली? यू ने। तो वो GAG की जगह क्या हो गया? GUG। जब वो GAG की जगह GUG हो गया तो वहाँ पे अमीनो एसिड, जब GAG था तो अमीनो एसिड कौन सा था? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अब GAG की जगह जब GUG हुआ तो अमीनो एसिड कौन सा हो गया? अमीनो एसिड हो गया वेलिन। कौन सा हो गया? वेलिन। और वहीं पे जो हमारी RBCs थी उनका शेप होने लगा चेंज। उनका शेप कैसा हो गया? उनका शेप सिकल शेप हो गया, चेंज हो गए, है ना। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? चलिए, तो ये हो गई हमारी कौन सी बीमारी? ये हो गई सिकल सेल एनीमिया, है ना। समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the change in shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure। अब होता क्या है, जब वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया तो जो पॉलीमराइजेशन होता है किसका? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, वो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसके कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन जो होती है वो कम होती है और जो आरबीसी है वो बायकॉन्केव, वो बालूशाही वाला शेप ना होके उसका कौन सा हो जाता है? बायकॉन्केव ना होके वो इलोंगेटेड सिकल लाइक हो जाती हैं। और इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, है ना। समझ आ गया आपको? इजी स्टोरी है, इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है। डायग्राम से देख लो, अगर ये वाला टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप डायग्राम से देख लो कि आरबीसी का नॉर्मल जो शेप था वो ना रह के वैसी लंबी लंबी इलोंगेटेड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डिजीज, दैट इज फिनाइलकीटोनूरिया। तो फिनाइलकीटोनूरिया क्या होता है? इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म का एक एरर होता है फिनाइलकीटोनूरिया। कैसी बीमारी है? इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। कैसी है? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। होता क्या है? It is due to mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme converts an amino acid phenylalanine into tyrosine. अब देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है phenylalanine और एक है टायरोसिन। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि phenylalanine कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में।
किस में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? फिनाइल एलेनिन ट्रांसफॉर्म्स इनटू टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब होता क्या है इस वाली बीमारी में, फिनाइल कीटोनूरिया में? जो जीन एंजाइम बनाती थी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें म्यूटेशन हो गया। और जब उसमें म्यूटेशन हो गया तो ये वाला एंजाइम नहीं बना। जब ये वाला एंजाइम नहीं बना तो क्या नहीं हुआ? फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हुआ। तो अब बॉडी में कौन जमा होगा? बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा फिनाइल एलेनिन। और जब बॉडी में क्या होता है? फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता है तो क्या होता है? द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम, ये एंजाइम नहीं होता है। एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। और अब जब ये फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा टायरोसिन में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। और जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड है वो क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। कैसे? आगे देखते हैं। तो इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, उसमें होता क्या है? जो एंजाइम होता है कौन सा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें? हमारे टायरोसिन में। वो एंजाइम जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीन में म्यूटेशन हो गया है। तो अब क्या हो रहा है? फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल पायरुविक एसिड। तो अब जब फिनाइल पायरुविक एसिड बॉडी में बन रहा है तो उसके कारण क्या होगा? देखें क्या होगा। फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेट इन ब्रेन। अब जो ये फिनाइल पायरुविक एसिड है ये खराब चीज़ है, ये हमारे ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर क्या करेगा? रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग खराब करेगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे बच्चे। दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर ऑब्जॉर्प्शन बाय किडनी। और साथ ही साथ में जो फिनाइल हमारा पायरुविक एसिड है ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है ड्यू टू इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन। तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता, यूरिन से एक्सक्रीट होने लगता है और साथ ही साथ में हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होकर क्या करता है? मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करता है। This disease is known as phenylketonuria and it is a autosomal recessive trait. अगली बात करते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या होता है? इट इज एन ऑल्सो ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। तो ये भी ऑटोजोम रिलेटेड ब्लड डिजीज है। हीमोफीलिया कैसी थी? दैट वाज एक्स लिंक्ड ब्लड डिजीज, है ना। रेसेसिव दोनों ही होते हैं लेकिन वो एक्स लिंक्ड थी, सेक्स लिंक्ड थी, और ये ऑटोजोम लिंक्ड होती है थैलेसीमिया। क्या होता है इसमें? इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, दोनों ही अनअफेक्टेड है लेकिन कैरियर हैं। कैरियर एक एक एलिल उनमें है लेकिन एक एलिल नॉर्मल है, एक उनकी कैरियर वाली है, दोनों कैरियर हैं, तब उनके ऑफस्प्रिंग को होगा थैलेसीमिया। होता क्या है? इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। तो म्यूटेशन या डिलीशन के कारण थैलेसीमिया हो सकता है। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉज एनीमिया। अब यहाँ पे होता क्या है? ब्लड ही प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ देखो ना, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, तब जाके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे बीमारी ऐसी हो गई कि या तो वो अल्फा या तो बीटा, वो दोनों चेन बन ही नहीं पा रही है। और जब वो दोनों चेन बन ही नहीं पा रही हैं तो क्या होगा? वहाँ पे जो ब्लड डिजीज होगा, इट इज़ अ ब्लड डिजीज, और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बॉडी में जब रहता है उस कंडीशन को आप बोलते हो एनीमिया। क्या बोलते हो उस कंडीशन को आप? एनीमिया। तो पर्सन विल बी अनीमिक। थैलेसीमिया वाला पर्सन को डेफिनेटली क्या होगा? अनीमिया होगा ही होगा, है ना। क्लियर हो गया है? चलो, Thalassemia is a quantitative problem, synthesis of few globin molecules. Sickle cell anemia is a qualitative problem, synthesis of incorrectly functioning globin. तो ये वाली बात आप नोट कर लो, है ना, कि जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया कैसा डिसऑर्डर होता है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ब्लड प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, अल्फा और बीटा चेंज होती है वो प्रॉपर बन ही नहीं रही हैं, तो ये क्वांटिटी में डिफरेंस देगा। और वहीं जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था? चेन प्रॉपर थी लेकिन वहाँ उसकी क्वालिटी बदल गई थी। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया था, है ना। तो बीटा चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। चेन थी लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम एंड सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? और होता क्या है थैलेसीमिया में? अल्फा या बीटा चेन जो है वो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होती, इसलिए एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और पर्सन एनीमिक हो जाता है। ठीक है, दैट इज इट।
बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अब कौन सी चेन अफेक्ट हुई है उसके बेसिस पे थैलेसीमिया दो टाइप का हो सकता है, अल्फा थैलेसीमिया या फिर बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो हेयर प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, अल्फा जो चेन है वो अफेक्ट हुई है। इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2, हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। तो हमारी जो 16th क्रोमोसोम है दोनों पेरेंट के, उसमें हीमोग्लोबिन A1 A2 जीन्स होती हैं जिनके अफेक्ट होने के कारण थैलेसीमिया अल्फा टाइप का होता है। म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन कॉजेज द डिजीज। अब उसमें या तो कोई चेंजेस आ गए या तो वो जीन डिलीट हो गई, दो कंडीशन है, या तो उसमें म्यूटेशन या तो डिलीशन, जिसके कारण वो डिजीज हो रहा है। लास्ट, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना ही कम बीटा चेन्स बीटा या अल्फा चेन्स प्रोड्यूस होंगी। तो जितना म्यूटेशन उतना कम ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा थैलेसीमिया। कौन सा हो गया? अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया देख लेते हैं तो हेयर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, बीटा चेन अफेक्ट हुई है। इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। तो यहाँ सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है, वहाँ दो जीन थे, यहाँ सिंगल जीन है। इट इज HBB 11th क्रोमोसोम पे होती है। म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन कॉजेज द डिजीज। अब उसमें म्यूटेशन आ जाए या डिलीशन हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। तो जीन्स की पोजीशन वगैरह आपको याद रखना हो तो रखो, नहीं रखना तो आप भूल भी सकते हो, NCERT का पार्ट नहीं है। अब अगली बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अभी तक हमने जो पढ़ के खत्म करे दैट वाज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हम आगे देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होगा? द डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मैंने पहले ही बोला, जब क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आ रहा है, किसके? क्रोमोसोम के नंबर्स में, तब आप उसको बोलोगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कभी हो भी नहीं सकते हैं। ये सब जो चक्कर है ये आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। पहला क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज पॉलीप्लॉइडी। तो चलो देखते हैं क्या होता है एन्यूप्लॉइडी, क्या होता है पॉलीप्लॉइडी। तो आपको डेफिनेशन क्लियर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, कि जब भी क्रोमोसोम में नंबर कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे क्रोमोसोम में कुछ भी चेंजेस हुए तो दैट इंक्लूड्स इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट कुड बी एन्यूप्लॉइडी और इट कुड बी पॉलीप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? It is the gain or loss of chromosome due to failure or segregation of chromatid during cell division। अब देखो, आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है क्या होता है? प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोमल मेटाफेजियल प्लेट बनती है और फिर एनाफेज में वो सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट होते हैं तो आधे क्रोमोसोम, सपोज अगर इस सेल में पहले 46 थे तो 23 क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे और 23 क्रोमोसोम नीचे आएंगे। यही होता है नॉर्मल सिचुएशन में, 23 क्रोमोसोम नीचे आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है कि लॉस और गेन हो गया ड्यू टू फेलियर और सेग्रीगेशन। इनको जो सेपरेट होना था, 23 ऊपर 23 नीचे जाना था, ये अच्छे से नहीं हो पाया। सपोज एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा चला गया तो ऊपर मैं क्या लिख दूँ? 23+1। ऊपर एक एक्स्ट्रा चला गया ना तो 23+1 और नीचे क्या लिखूँ? 23-1। नीचे कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक एक्स्ट्रा चला गया है। तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। क्या कहलाती है ये? एन्यूप्लॉइडी। लॉस या गेन होना क्रोमोसोम का। क्यों होना? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमैटिड को जो सेपरेट होना था वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुए, इस कारण से जो कंडीशन हुई उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, समझ में आ रहा है एन्यूप्लॉइडी आपको क्या हो गया? ठीक है। नलिसोमी 2n-2 अ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड साइड। अब देखो एन्यूप्लॉइडी में क्या क्या आ सकता है? जोमी कहीं पे भी आ रहा है ना, जोमी एंडिंग विद जोमी, तो मतलब इट इंक्लूडेड एन्यूप्लॉइडी। तो वो क्या हो सकता है? नलिसोमी। तो नलिसोमी को क्या लिखोगे? नॉर्मल आपका जो जीनोम होता है वो होता है 2n-2 दो क्रोमोसोम हट गए, दो क्रोमोसोम है ही नहीं। अ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम अ डिप्लॉइड साइड। डिप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। उसमें से एक पेयर डिलीट हो गया तो अब कितने बचे? 22 पेयर। वो कहलाएगा नलिसोमी। मोनोसोमी क्या होगा? 2n-1 कोई एक क्रोमोसोम हट गया। अ क्रोमोसोम लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड साइड 46 क्रोमोसोम में एक हट गया तो इट इज नोन एज मोनोसोमी। अगला बात करें ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया 2n+1। तो अभी तुम्हारे में 46 क्रोमोसोम थे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो 47 क्रोमोसोम हो गए, है ना। लास्ट में बात करते हैं टेट्रासोमी 2n+2 एक पूरा सेट एक्स्ट्रा आ गया तो अब 46 क्रोमोसोम थे, अब 48 हो गए। अब 2 क्रोमोसोम्स आर एडेड टू अ डिप्लॉइड सेट। तो डिप्लॉइड सेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं जोमी
और ये किसके अंदर आते हैं, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम के नंबर कम ज़्यादा हो गए। तब आप बोलोगे मैम पॉलीप्लॉइडी क्या था, एन्यूप्लॉइडी तो हमको समझ में आ गया, तो अब पॉलीप्लॉइडी क्या था। पॉलीप्लॉइडी होता है इट इज इंक्रीज इन होल सेट ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस करता क्या था कि एक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस ऊपर बन गया, एक न्यूक्लियस नीचे बन गया, अब ये सेल यहाँ से डिवाइड हो जाती थी। अब यहाँ से जब ये सेल ऐसे करके डिवाइड नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अगर सपोज ये जो लाइन मैंने खींची ये नहीं हुई तो फिर उसके कारण क्या हुआ, एक ही सेल के अंदर पूरा जीनोम डबल हो गया, ये 2n और ये भी 2n, तो इक्वल टू ये सेल 4n हो गई। समझ में आ रहा है। तो पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, और एन्यूप्लॉइडी क्यों होती थी, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पूरा एक होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट। तो पॉलीप्लॉइडी बहुत ही कम देखा जाता है, इंसानों में हुई, जनरली प्लांट्स में देखी जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। कुछ और बातें देखते हैं आगे। डाउन सिंड्रोम, तो अगर सुनो पॉलीप्लॉइडी में एक बात सुन लो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है जैसे कि डिप्लॉइड तो आप होते ही हो, ट्रिप्लॉइड लिखा है और टेट्राप्लॉइड लिखा है, मतलब वो कौन सी कंडीशन है, पॉलीप्लॉइडी, पूरा जीनोम ही डबल हो गया है। और अगर एक आध क्रोमोसोम कम ज्यादा हुआ है तो दैट इज एन्यूप्लॉइडी। बस इतनी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजोमी 21, क्योंकि क्या होता है, सपोज 21st क्रोमोसोम पेयर है, 21st क्रोमोसोम पेयर, तो इसका एक क्रोमोसोम ऐसा ये हो गया और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है इस डिजीज में, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आ जाता है, तो जो 21 पे 2 क्रोमोसोम होने थे उसकी जगह ये 3 हो गए, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्राइजोमी। क्या कहलाएगी, ट्राइजोमी। तो इस पर्सन में टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46? नो, अब इस पर्सन में टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, क्योंकि 26 पहले से थे और 21st पे एक और आके ऐड हो गया, तो अब क्रोमोसोम हो गए टोटल 47। तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी 21। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, 45 ऑटोसोम्स, XX क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम, प्लस यहाँ पे और 45A प्लस XY, 45A प्लस XY। समझ में आ गई आपको ये बात, है ना। तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया, दैट इज 47 क्रोमोसोम। तो 47 क्रोमोसोम यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, सर ऐसा बहुत ही राउंडेड होगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, बड़ा सा फेस होगा, हेड का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। फरोड बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, माउथ ऐसा हमेशा ओपन रहेगा, है ना। फरोड बिग टंग रहेगी, टंग ऐसे हमेशा यूँ बाहर की तरफ लटकी रहेगी। ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम साइमन क्रीज, बहुत क्या बोलते हैं, पाम की जो क्रीज होंगी बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व होंगी। मे लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, रिटार्डेड फिजिकली, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेंटली रिटार्डेड होगा वो बच्चा, उसे कुछ भी समझ नहीं होगी चीज़ों की। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, और वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी उसे हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ड्यू टू ट्राइजोमी 21, 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, इस कारण से ये दिक्कत हो रही है। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम या फिर मोंगोलिज्म भी बोला जाता है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, और आपको उसके फीचर्स भी समझ आ गए होंगे, है ना। अब हम अगला देख लेते हैं लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल। मेल में नॉर्मल क्या रहता है, क्रोमोसोम XY, लेकिन लिनफिल्टर में क्या हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, XXY, XXY। तो अब इनका नॉर्मल जो होगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, 44 तो ऑटोसोम्स हो गए और XXY, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए। अगेन कितने क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम। लेकिन अब की बार कौन सा क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हुआ, 21 वाला नहीं हुआ, अब की बार एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। तो दिस इज नोन एज लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो अब किस में होता है लिनफिल्टर सिंड्रोम, मेल्स में होता है।
क्यों होता है? एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, इसके लिए होता है। आगे देखते हैं कि फीचर्स क्या होंगे लिनफिल्टर के। तो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमास्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस। अब वो मेल रहेगा लेकिन उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर, फीमेल्स के कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है मेल में, उसे बोला जाता है गायनेकोमास्टिया। क्या बोला जाता है? गायनेकोमास्टिया। ये मेल्स कैसे होंगे? स्टेराइल, इनफर्टाइल होंगे, है ना। और लास्ट में मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड होंगे, फंक्शनल मतलब नहीं होंगे, इतनी चीज़ों की समझ उन्हें नहीं होगी। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ लिनफिल्टर सिंड्रोम। लास्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है, तो फीमेल जो होती है नॉर्मल, उनमें क्या होता है? एक्स एक्स, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये x ना होके XO है, 0 है, कुछ नहीं है। तो अब इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? 44 ऑटोसोम्स प्लस XO, कम हो गया है। तो यहाँ पे टोटल 45 क्रोमोसोम रहेंगे। यहाँ पे क्या हो गई? मोनोसोमी। अभी इसके पहले जो 2 पड़े उनमें क्या हो गई थी? ट्राइजोमी। समझ में आती है आपको बात? तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगी? टर्नर सिंड्रोम में हो गई मोनोसोमी। तो अब इसके क्या होंगे फीचर्स देख लेते हैं। 45 क्रोमोसोम बचेंगे, फीमेल्स में होगा। फीमेल्स कैसी हो जाएंगी? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल, ओवरी रूडिमेंट्री हो जाएंगे। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सब नहीं होगा। ड्वार्फ हो जाएंगे, हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, है ना। एंड लास्टली मेंटली रिटार्डेड, मेंटली ये भी कैसे हो जाएंगे? रिटार्डेड। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गई आपको बात समझ में? दिस इज एवरीथिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को सेपरेट सेपरेट सेक्शंस में पढ़ा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो अपने डाउट्स को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।